जय हिंद दोस्तों, द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने लगभग 12 प्रैक्टिस सेट सीडीपी के डिस्कस कर लिए थे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है जो 19 जनवरी 2023 की शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले जो भी हमारे नए साथी चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कथन दिया गया है कि शिक्षक को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। कथन कह रहा है कि शिक्षक को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए, मतलब शिक्षक को बाल विकास से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं उन जानकारियों को शिक्षक को क्या होना चाहिए, अवगत होना चाहिए, जिससे बालक क्या कर सके, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या कर सकते, अधिगम प्राप्त करा सके। ठीक है, यानी पहला पॉइंट एकदम करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट, बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना देंगे। जब शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बनाएंगे तो बालक को ग्रहण करने में रुचि होगी और बालक उसको समझने में उसको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और उन चीज़ों को वो बहुत ही सहजता के साथ क्या कर सकेगा, उनको सीख सकेगा। तो ये भी पॉइंट सही है, यानी कथन और तर्क दोनों सही हैं और जो तर्क है वो कथन की उपयुक्त व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि विकास कैसे होता है। क्या विकास निरंतर होता है, विकास रुक रुक कर होता है, विकास सांस्कृतिक आधारित होता है या विकास आनुवांशिकता पर आधारित होता है। कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, आप सभी लोग कमेंट करिए और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो देखिए, बात हो रही विकास का वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करता है, वे मानते हैं कि विकास जो होता है कैसे होता है, निरंतर होता है या रुक रुक कर होता है। कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण का एक प्राथमिक संस्था है। कौन सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है जबकि कौन सामाजिकरण की द्वितीय संस्था है। तो बात करते हैं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था। तो बालक का माता पिता, परिवार और आस पड़ोस, ये बालक के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। इसके बाद बालक क्या करता है, जब बालक विद्यालय जाता है तो विद्यालय जो होता है वो बालक के सामाजिकरण की द्वितीय संस्था होती है। यानी पहली संस्था कौन है, उसका परिवार, और द्वितीय संस्था कौन है, विद्यालय। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है। यानी जो मौजूदा स्कीमा या जो भी संरचनाएं हैं उनको क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। बताइए क्या उसको कहते हैं, क्या समावेशन कहते हैं, क्या समायोजन कहते हैं, क्या जैविक परिपक्वता कहते हैं या संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए कि जो मौजूदा स्कीमा है को रूपांतरित किया जाता है किसके द्वारा, समायोजन के द्वारा, यानी एकोमोडेशन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिह्नित की जाती है। प्रकृतिवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किस चरण पर चिह्नित की जाती है। पहला है संवेदीगामक,
या गत्यात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बात हो रही है प्रतीकवाद की अवधारणा। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। प्रतीकवाद की अवधारणा जो है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के द्वितीय जो चरण है इसमें चिन्हित की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 6 है निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ZPD का सिद्धांत किसने दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, और मोर नॉलेजेबल अदर यानी कौन जो दूसरा पर्सन होता है वो ज़्यादा क्या होता है, बुद्धिमान होता है, ये भी कथन किसका है, वाइगोत्स्की का है। तो इन सभी ये जो सभी कथन हैं ये किसके हैं, वाइगोत्स्की के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूहों में काम करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। क्या हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। अगला ऑप्शन अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबों, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए, यानी स्कैफोल्डिंग प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अंक पाने हेतु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने जो सर्वोत्तम योग्यता है उनको क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोअल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है। फिर से ध्यान दीजिए, सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत जो कानून और लोक प्रथाओं की बात हो रही, व्यवहार नैतिकता की किस अवस्था में है, बताइए, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कमेंट करिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप कमेंट करिए, आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः किस पर केंद्रित होनी चाहिए, यानी प्रगतिशील कक्षा कक्ष है किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो देखिए प्रगतिशील अगर कक्षा कक्ष है तो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हो नहीं सकता है, परीक्षा पर केंद्रित हो नहीं सकता है और अध्यापक पर केंद्रित हो नहीं सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थी केंद्रित या अधिगमकर्ता केंद्रित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता, दूसरा है समस्या का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता, तीसरा है शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप से चिंतित करना, और चौथा ऑप्शन है दृढ़ शारीरिक योग्यता एवं समन्वय होना। दृढ़ शारीरिक योग्यता एवं समन्वय होना। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। तो बात हो रही गतिशीलता बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो गतिशीलता बुद्धि से तात्पर्य होता है कि जो शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय होना, यानी दृढ़ शारीरिक योग्यताएं और एवं समन्वय होना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है। बच्चों के भावात्मक विकास का द्योतक है, बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है,
बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है या बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है? बताइए। तो देखिए बगावत हो रही लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? तो बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है? जैसे बोला जाता है ना कि ज़्यादातर लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद है और लड़कों को नीला रंग पसंद है, तो ये किस प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? या लड़कियां सिर्फ खाना बनाएंगी और लड़के बाहर के वर्ग करेंगे, या लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं और लड़के मैथ में अच्छे होते हैं? ये सभी जो भी उदाहरण हैं ये सभी लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पूर्वाग्रह को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों में जो पनपी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनको चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन, इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारें। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें रूढ़िबद्ध जो धारणा है उनको नकारना है, उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन है, इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करने वाली पुस्तकें और फिल्मों का प्रावधान। ये होगा नहीं। अगला ऑप्शन, प्रभावशाली समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को ही महत्व दें। ये भी गलत होगा, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, सभी बालक को एक समान लेकर चलना है हमको। अगला लास्ट ऑप्शन है, विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित चर्चा से बचना चाहिए। चर्चा करनी चाहिए, बचना नहीं चाहिए, इसलिए डी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारें। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म होने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वह यह समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया और क्या वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सकें। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो देखिए, जो अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को अपनी कक्षा में सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कह रही है। तो बताइए, किस सोच को बढ़ावा दे रही? क्या रचनात्मक आकलन की बात हो रही, योगात्मक आकलन की बात हो रही, असतत आकलन की बात हो रही, या रूब्रिक्स की बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही? रचनात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रमोट करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? पहला ऑप्शन है तथ्यों को कंठस्थ करने, रट्टा मारने, इन सब चीज़ों ये निगेटिव अप्रोच देते हैं, यानी निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। श्याम पट्ट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों उतार लें, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोण में विमर्श करने के लिए, या चौथा है अपने विचारों को दूसरों से साझा करने और अलग होकर काम करने के लिए। देखिए, साझा करने, लेकिन यहाँ पर एक लाइन है अलग होकर काम करने के लिए, ये निगेटिव सेंस देती है, क्योंकि साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए जो बहुविध दृष्टिकोण है पर विमर्श करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 16 कथन है किसी संपत्ति पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। यानी अगर कोई मान लो कोई पाठ पढ़ा रही है अध्यापिका या कोई चर्चा कर रही है तो जो विभिन्न परिवेश से संबंधित उदाहरण देने चाहिए, तो बिल्कुल सही है। यानी जो बालक का परिवेश है उससे रिलेटेड क्या चाहिए, एग्जाम्पल देने चाहिए। दूसरा है अधिगमकर्ता शिक्षक के एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं और अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाए। यानी बालक के परिवेश से लेकर या बालक के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण या पर्यावरण से लेकर अगर कोई मुद्दा उठाया जाता है तो बालक उसमें रुचि लेता है और बालक उनको अपने माध्यम से जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, यानी तर्क सही है एकदम और कथन भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से प्रमोट किया जा सकता है? अधिगम के सार्वभौमिक डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा, तो डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा ये तो होगा नहीं। अधिगम के लिए व्यवहारवादी उपागम का उपयोग करके, बताइए, सॉरी एक मिनट फिर से देखिए, शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से प्रमोट किया जा सकता है? अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के क्रियान्वयन द्वारा, ठीक है। अगला ऑप्शन, अधिगम के लिए व्यवहारवादी उपागम का उपयोग करके। अगला ऑप्शन, आधारभूत ढांचा अभिकल्पित करके, यानी पहुंच से बाहर हो, तो ये तो होगा नहीं। सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करके, ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है? तो देखिए बात होती है स्वालीनता क्या होता है। तो स्वालीनता एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार होता है। कैसा विकार होता है? न्यूरो डेवलपमेंटल विकार होता है जो मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित होता है। क्या संबंधित होता है? स्वालीनता, यानी ऑप्शन नंबर बी स्वालीनता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। अनुदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे? अनुदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे? पहला, विभिन्न प्रकार की दृश्यात्मक, अब बात है दृष्टिबाधित बालक है, और जब दृष्टिबाधित बालक है तो आप विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्रियां कैसे यूज कर सकते हैं? यानी अगर दृष्टिबाधित बालक है तो उसको दिखाई ही नहीं पड़ेगा, तो आप चाहे जैसी भी दृश्य सामग्रियां यूज करो। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का, तो ये तो सही होगा कि अगर हम उसको स्पर्श कराएंगे, अगर देख नहीं पाता है तो हाथों के द्वारा क्या कर सकेगा, उसको महसूस कर सकेगा। सी ऑप्शन, अनुदेशन के समय विद्यार्थी से बहुत दूर खड़े होना, तो ये भी नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन, स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझने के लिए मुद्रित सामग्री देना, यानी लिखी हुई सामग्री दे देना। क्या पढ़ पाएगा? जब वो दृष्टिबाधित है तो वो क्या मुद्रित सामग्री को पढ़ पाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेयान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं एवं गीत रचना आरंभ कर दिया। यानी किसी का सहयोग नहीं लिया है और वो कविताएं और रचनाएं क्या कर रहा है, आरंभ कर दिया। वह बिना किसी बाह्य विप्रेरणा का इनका आनंद भी लेता है। यह विशिष्ट रूप से किसका द्योतक है, यानी किसका कारण बनता है? बताइए, ये किसको हमको इंडिकेट कर रहा है
कि कैसा बालक हो सकता है? प्रतिभाशाली होना, औसत बुद्धि का बालक, पठन वैफल्य या स्वालीनता। तो कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप सभी लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रतिभाशाली होना। अगर बालक प्रतिभाशाली है तो इस प्रकार का उसका दृष्टिकोण है कि वो बिना मतलब किसी प्रशिक्षण के और किसी का सहयोग लिए बिना ही वो अपने गीतों को इतनी अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पा रहा है और उसका आनंद भी ले रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए? पहला, उनके द्वारा अनुकरण की गई क्रियाओं का आकलन। दूसरा, प्रतिमान की क्रियाओं का ध्यान करना। तीसरा, प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना। और चौथा, प्रतिमान की क्रियाओं का अनुसरण और अभ्यास करना। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप लोग कमेंट करिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो बात हो रही है अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए? तो सबसे पहले उनको सुझाव देना चाहिए कि जो भी प्रतिमान की क्रियाओं को क्या करें? ध्यान दें, यानी प्रतिमान की क्रियाओं में ध्यान करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? यानी स्वयं से ही विमर्श करने की जो योग्यता है उसको क्या कहेंगे? कंठस्थीकरण होगा नहीं, यानी बालक स्वयं से क्या कर रहा? विमर्श और चिंतन कर रहा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कमेंट करिए आप सभी लोग, यानी आदि संज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कथन दिया गया है कि एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभवों को अनदेखा करना, उनके अनुभवों को अनदेखा करना चाहिए। तो पहला तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के अधिगम विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से तो हमको जोड़कर सिखाना चाहिए, यानी जोड़कर सिखाना चाहिए। ये बोले अलग करके सिखाना चाहिए, यानी तर्क भी गलत है, यानी कथन और तर्क दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रिया शामिल होगी। कौन सा कथन अधिगम के बारे में शामिल नहीं है? हमें निगेटिव देखना है, इस बात को भी ध्यान देना है, क्योंकि पेपर करते टाइम हम बहुत जल्दी में रहते हैं, तो हो सकता है कभी कदार हो जाता है कि जो हम राइट करना चाहते हो वो गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो इस बात को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रिया शामिल होती है, ठीक है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये भी सही है। अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है, यानी बताइए अधिगम जो होता है ये सामाजिक जो संदर्भ होते हैं उनसे हटकर स्वतंत्र रूप से होता है, तो उनके साथ जुड़कर होता है, यानी उनके साथ अंतर संबंधित करके होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? यहाँ पर निगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वह किस अवस्था में है? उच्च स्तरीय चिंतन, अनुरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता या प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 25 कमेंट करिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम की प्रक्रिया में
त्रुटियों के बारे में क्या सही है, यानी अगर बालक अधिगम कर रहा है तो उसके द्वारा त्रुटियां हो रही हैं, तो आप इससे क्या कहेंगे? त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है, ये तो गलत है। दूसरा, त्रुटियां अर्थपूर्ण है, उनकी पर चर्चा होनी चाहिए। अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। चौथा है, त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। बताइए, त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बालक अगर त्रुटियां कर रहा है यानी बालक सीखने के लिए क्या है, तत्पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है? अभिप्रेरित कर सकता है, ये ध्यान देना है। बोरियत, उच्च डर, उम्मीद या गुस्सा। क्वेश्चन नंबर 27, यानी अगर बालक को क्या होगी, उम्मीद यानी होप, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षार्थी की पहचान नहीं है? जो अभिप्रेरित शिक्षार्थी है उसकी कौन सा कथन पहचान नहीं? पहला, विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं। अगला, कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब तक अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी। सी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अपनेपन का बोध हो। अब बात हो रही यहाँ पर कि कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कक्षा में एकदम सन्नाटा है, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब करें आप लोग अनुभव साझा। यानी शिक्षक अगर ऐसे विचार प्रस्तुत कर रहा है तो हम कह सकते हैं वह एक अभिप्रेरित शिक्षण की कक्षा ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है? योग्यता के समृद्धियात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास, विशिष्ट पहचानों के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, या कक्षा में भय और अवरोधों को कम करना। क्वेश्चन नंबर 29, तो देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है? यानी अधिगम में क्या पहुंचेगी, बाधा पहुंचेगी। किसके द्वारा पहुंचेगी? यानी विशिष्ट पहचानों के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। यानी अगर आप रूढ़िबद्ध धारणाओं को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, तो ये क्या करेंगी, अधिगम में बाधा का कार्य करेंगी। और आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संबंधित होनी चाहिए। बहुत ही आमूत और जटिल, ये भी हो जाएगा गलत। संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती है। और लास्ट, बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।